Hello students, good evening. Sorry, there was some technical issue. इंटरनेट कनेक्शन का इशू था इसलिए थोड़ा लेट हो गए. चलिए, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग मानवी, गुड इवनिंग करीना, हेलो क्रिश, हेलो रोहित. ओके दिव्यान, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, कोई इशू नहीं है. हेलो वैभवी, हेलो मानवी, हेलो नव्या, हेलो श्रेयांश, गुड इवनिंग. ओके, सो आई होप जेनेटिक्स अब आपका क्लियर हो गया है और जेनेटिक्स में कोई डाउट नहीं है. क्वेश्चंस करें. एनसीईआरटी पढ़ ली. ऑडिबल विजिबिलिटी टेस्ट आज मैंने खुद ही कर लिया. ठीक है, अब आप मुझे फटाफट से बस इतना बता दो कि क्या आपने क्लास 12 की जेनेटिक्स रीड कर ली है, हाँ या ना. अगर रीड कर ली है तो कोई इशू है, कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लो. क्या आपने वो सॉल्व करके देखा क्रॉस बी ड्रोसोफिला का? अच्छा, आज आपने कोटा वाले 9th की क्लास. आज मेरे लेक्चर ही नहीं था आज उस क्लास में. मेरा लेक्चर कल है, तो कल मैं उसमें 2 क्लासेस लूंगी. ठीक है. हेलो अंश, हाय. 2 अंश हो गए, एक अंश स्पीक्स, एक अंश महासेठ. ठीक है, कोई इशू नहीं है. कंटिन्यू करें. जेनेटिक्स क्लियर है, समझ में आ गया. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ 11th एनसीईआरटी, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी. आज अपन डिस्कस करेंगे. डाउट है वैभवी? डाउट है तो फिर आप मुझसे, वैभवी आज आप तो मेरे से डाउट क्लास में आके पूछ सकते हो. ठीक है. हाय अननोन. मानवी नो डाउट, वेरी गुड. कंप्लीट कर लिया मानवी? So now we'll start with a very important unit, that is human physiology. ठीक है. ह्यूमन फिजियोलॉजी में अपन बेसिक लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ेंगे. ठीक है, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस में we'll talk of digestion and absorption. We'll talk of breathing and exchange of gases. स्क्रीन बहुत ज्यादा जूम है. अच्छा ठीक है, मैं इसको ठीक कराती हूँ. गिव मी अ सेकंड प्लीज. कैमरा एंगल में ठीक कराती हूँ. वर्ड इज नॉट विजिबल. ओके, गिव मी अ सेकंड, मैं इसको एडजस्ट कराती हूँ. 1 सेकंड वेट स्टूडेंट्स. नाउ टेल मी, इज इट फाइन नाउ? अभी ठीक है, विजिबल है प्रॉपरली? मानवी, श्रेयांश एक बार बता दो. नाउ इज इट विजिबल? नेक्स्ट वुड बी ट्रांसपोर्टेशन. इन ट्रांसपोर्टेशन वील टॉक ऑफ बेसिकली सर्कुलेशन वाला चैप्टर है. ओके श्वेता, गुड इवनिंग बेटा. नेक्स्ट इज excretion. Control and coordination. And in this control and coordination, we'll talk of neural control as well as hormonal control, जिसको आप chemical coordination भी बोलते हो. ठीक है.
Ashim, seeing you after such a long time. Hi ma'am, I built a backlog but covered only 2-3 lectures. I have ordered NCERT fingertips not replied. Very good Ashim, that is very good. रोहित, आपकी बुक में डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन नहीं है क्योंकि न्यू रैशनलाइज सिलेबस ऑफ सीबीएसई ने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर को ही हटा दिया है, बट एनएससी जेएस की ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है कि वो चैप्टर आएगा या नहीं आएगा। एनएससी जेएस के सिलेबस में क्लास 9th और क्लास 10th का सिलेबस बोला है, तो क्लास 10th के सिलेबस में लाइफ प्रोसेस पूरा है, इसीलिए अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ before actually beginning with digestion and absorption of food, we first need to understand that what are life processes. Life process क्या है? ऐसे important processes that is mandatory for the survival, जिंदा रहने के लिए जो काम हमको करने ही पड़ेंगे उसको आप लाइफ प्रोसेस बोलते हो। लाइफ प्रोसेस के लिए या जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, टॉक्सिक वेस्ट का एलिमिनेशन बॉडी से जरूरी है, यूजफुल सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, और इन सबको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। इन सब प्रोसेसेस के एब्सेंस में इनमें से अगर एक भी प्रोसेस हम हटा दे, डिलीट कर दे, तो हमारा जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। तो आप इस भ्रम से बाहर निकल कर आ जाइए कि मैं इंस्टाग्राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं स्नैपचैट के बिना जिंदा नहीं रह सकता, जिंदा रहने के लिए मुझे व्हाट्सएप चाहिए ही चाहिए, इंस्टा रील्स मुझे देखनी ही पड़ेंगी। ये सब लाइफ प्रोसेस के अंदर नहीं आती हैं। बायोलॉजी ने इन्हें अभी लाइफ प्रोसेस का हिस्सा नहीं माना है। तो जिंदा रहने के लिए खाना खाना, सांस लेना, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होना, बॉडी से टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट्स का एक्सक्रीशन होना, और ब्रेन और हॉर्मोन्स का पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, यही अभी तक आपको लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ना है। ठीक है। मैम ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन सेम है रोहित। आशिम मैम, बट ओवर देयर क्वेश्चंस आर नॉट कंसेप्ट बेस्ड एंड जस्ट पिक फ्रॉम लाइन। ठीक है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आपको क्या होगा, एनसीईआरटी याद हो जाएगी। एक बार बेसिक समझ लो, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है। अंश बोलो बेटा, कहां प्रॉब्लम है? वैभवी क्लियर? क्रिश सबको क्लियर है? बत्तियां जला दो, समझ में आ गया है तो। श्रेयांश, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन रिमूव हुआ है एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस, एज पर रैशनलाइज सिलेबस, है ना, वहां से रिमूव हो गया है। पर क्लास 10th में अभी भी लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट चैप्टर या लाइफ प्रोसेस में जो फर्स्ट टॉपिक है वो न्यूट्रिशन ही है। उसमें फोटोसिंथेसिस भी है और ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। क्लास 11 की किताब से हटाया डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। अगर आपने एनएससी जेएस का जो अभी रिलीज हुआ है, नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जहां पर उन्होंने एग्जाम की डेट दी है, वहां पर सिलेबस में उन्होंने लिखा है कि एनएससी जेएस का पेपर जो है वो क्लास 9th और क्लास 10th सिलेबस बेस्ड है। ठीक है, 9th और 10th का सिलेबस बेस्ड है। तो क्लास 10th में अभी भी न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है, तो अपन को इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। गुड इवनिंग अंश, इस डाउट को लास्ट में लेते हैं बेटा, जब क्लास एंड करूंगी तब डाल देना एक बार। ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई, क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा, अगर फीमेल कैरियर होगी तो उसका बेटा डिजीज आएगा, डॉटर को कुछ नहीं होगा, और अगर फीमेल डिजीज है तो उसकी डॉटर भी डिजीज आएगी। दिस इज द वे यू विल हैव टू आइडेंटिफाई इट। ठीक है। प्लस क्लास में पूछ लेना, टीएस प्लस में पूछ लेना, वैसे मैंने आपको बता दिया। श्रेयांश, न्यू एनसीईआरटी तो कोई इशू नहीं है बेटा, मैं पूरे नोट्स आपको दे ही दूंगी, आपको उसकी टेंशन मत करो आप। प्लस आप ऑब्वियसली एक चैप्टर आप एनसीईआरटी का ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो ओल्ड एनसीईआरटी से। ठीक है। चलो, लाइफ प्रोसेसेस, द processes which are essential for the survival of life
जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेसेस हमें करने पड़ेंगे दे आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो इस लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला सिस्टम, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस अपन करेंगे, दैट इज डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है, खाना खाने के लिए जिंदा रहना जरूरी नहीं है, ठीक है। सो फर्स्टली वील टॉक ऑफ फूड, ठीक है। It is the basic requirement of all living organisms, ठीक है। खाना खाना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी थी, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। तो रोटी जो है, खाना जो है, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और फूड एक ऐसी चीज है जिसके सर्च में एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। ह्यूमन बींग्स कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं दिन रात, तब जाके पैसा कमाते हैं और चैन से खाना खा पाते हैं। तो फूड जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इट प्रोवाइड्स अस विथ, लास्ट स्लाइड करूं मानवी, लो। अंश, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया है एक्स और एक्स डॉट का, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अस विद nutrients. It provides us with nutrients. Nutrients like carbohydrate, nutrients like proteins, nutrients like fats, ठीक है। It also provides us with various vitamins and also provides us with minerals, ठीक है। तो फूड से आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। इट गिव्स यू कार्बोहाइड्रेट, इट गिव्स यू प्रोटीन्स, इट गिव्स यू फैट्स, इट गिव्स यू मिनरल्स एंड इट गिव्स यू विटामिन्स। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर है? अब हम फूड को जिस भी फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, वेदर इट इज सॉलिड फॉर्म, वेदर इट इज सेमी सॉलिड, वेदर इट इज लिक्विड, फूड को आप डिफाइन करोगे एनीथिंग विच यू आर टेकिंग थ्रू माउथ, और ऐसी चीज जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल से पास हो रही है, आप उसको फूड कंसिडर करते हो। आप जूस पी रहे हो तो वो भी फूड है, आप बनाना खा रहे हो वो भी फूड है, रोटी सब्जी खा रहे हो वो भी फूड है। तो एनीथिंग सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड दैट यू आर टेकिंग थ्रू योर माउथ इज कंसिडर्ड एज फूड। फूड आपको सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स देता है, जैसे कि ये सारे मैंने लिख दिए। अब इसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो है ना, ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इसमें फैट जो है वो ट्रू बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, बट फैट क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले अपन समझते हैं कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायो मतलब लिविंग से एसोसिएटेड है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है बड़े साइज के न्यूट्रिएंट्स, बड़े साइज के पार्टिकल्स को आप बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हो। और आप जब फूड के फॉर्म में इन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को लेते हो, तो ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आपके सेल्स के अंदर ऐसे के ऐसे अब्सॉर्ब नहीं होंगे, आपको इसका ब्रेकडाउन करना पड़ेगा इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तभी आपके बॉडी के सेल्स इसे अब्सॉर्ब कर पाएंगे एंड देन फर्दर इसको यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। अब फैट जो है वो ट्रू बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, बट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है ये ट्रू बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बड़े साइज के मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। वेयरएज मिनरल्स और विटामिन्स जो है इन्हें हमें तोड़ना नहीं पड़ता है, ये एज इट इज हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। पर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीन मैक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी में डायरेक्ट अब्सॉर्ब नहीं होते हैं, हमें इन्हें तोड़ना पड़ता है, इनका ब्रेकडाउन करना पड़ता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और ये सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटने के बाद हमारे बॉडी सेल्स के अंदर जाते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? वाटर को फूड तो नहीं बोल सकते हो, वाटर को आप एसेंशियल रिक्वायरमेंट बोल सकते हो, ठीक है। ठीक, अंश क्लियर हो गया बेटा? अब यहां पर ध्यान से देखेंगे मेरी बात।
ध्यान से सुनेंगे। कार्बोहाइड्रेट जनरली हम स्टार्च फॉर्म में ले रहे हैं या फिर पॉलीसैकेराइड फॉर्म में बोलूं, ठीक है। तो ये पॉलीसैकेराइड फॉर्म जो है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मोनोसैकेराइड यूनिट में। इसे हमें कन्वर्ट करना होता है मोनोसैकेराइड यूनिट में। अब यहां पर ध्यान से देखो, जितने बच्चे ये टर्म्स पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक क्लास 8 के भी स्टूडेंट्स यहां पर हैं। अंश डाउट क्लियर नहीं हुआ? समझ नहीं आया अभी? फैट मतलब लिपिड्स, ठीक है। ठीक, याचना आप हो क्या? याचना, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? डाउट क्लियर नहीं हुआ है अभी? अच्छा ठीक है, मैं लास्ट में ले लूंगी आपका डाउट। अभी आप ये लेक्चर सुन लो, लास्ट में जब मैं चैप्टर एंड कर रही होंगी ना, तब मैं आपका डाउट ले लूंगी, ठीक है? ठीक है अंश, अभी कोई डाउट है? डाइजेशन अब्जॉर्प्शन में कोई डाउट है? ठीक। पॉलीसैकेराइड, अब यहां ध्यान से समझो। पॉली का मतलब होता है मेनी, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। तो बहुत सारी शुगर की यूनिट्स एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो हम उसे पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़े साइज का मॉलिक्यूल है। इसे हमें ब्रेक डाउन करना है मोनोसैकेराइड में। मोनो का मतलब होता है वन, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। तो पॉलीसैकेराइड को हमको किसमें कन्वर्ट करना है? मोनोसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट करना है। पॉलीसैकेराइड स्टार्च है और अल्टीमेटली इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? ग्लूकोज में। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ, फैट ट्रू बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। एक्चुअली अपन जब बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे वहां पर ये मैं आपको बताऊंगी कि बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और बायो मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बड़े साइज मैक्रो, छोटे साइज माइक्रो। बट फैट क्या करते हैं, इनका साइज तो छोटा होता है पर ये एग्रीगेट बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं एक साथ, एक बड़ा लंप बना लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये बड़ा मॉलिक्यूल है पर एक्चुअली में ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ही हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो, प्रोटीन जो है ये भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है और इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना होता है? दिस इज टू बी कन्वर्टेड टू अमीनो एसिड। तो जितना भी प्रोटीन हम डाइट में ले रहे हैं, दाल के फॉर्म में, चिकन के फॉर्म में, सोया के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अगर आप प्रोटीन को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हो तो बॉडी उसे, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उसे ब्रेक डाउन करेगा किसमें? अमीनो एसिड्स में। और अमीनो एसिड से फिर वो हमारी बॉडी इसे यूज करेगी, इसे ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं फैट्स की। तो फैट ब्रेक डाउन होएगा इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो बेसिकली आपने फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट लिया है, जिस भी फॉर्म में लिया है, वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा। यही पर्पस है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है तो एक हार्ट तो बना सकते हो चैट बॉक्स में, एक छोटा सा हार्ट ही बना दो चैट बॉक्स में, ऐसे मत करो। थैंक यू क्रिश। यस केतकी, वी विल डेफिनेटली प्लान फॉर टेस्ट। मुझसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, सो लेट मी डिस्कस विद द एंटायर टीम एंड देन आई विल विद श्योरिटी विल आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। यस मैम इज नॉट गोइंग, स्कूल रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ NSCGS। मुझे अंश आपकी बात समझ नहीं आई। रोहित क्लियर है, करीना क्लियर, श्वेता क्लियर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। हाँ मानवी, पॉलीसैकेराइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ठीक, अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमेशा एक चीज याद रखना, ह्यूमंस के अंदर
हर एक लाइफ प्रोसेस को करने के लिए एक सेपरेट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन वी हैव प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, उसके अंदर अपने पास एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन वी हैव प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हर एक लाइफ प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास एक सेपरेट सिस्टम अवेलेबल है। सो फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, आपका और मेरा, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज द एलिमेंट्री कैनाल and the other is digestive glands. So for the purpose of digestion we have a well defined canal that is called as alimentary canal, और इस alimentary canal के साथ associated हैं कुछ glands, those glands are called as digestive glands. यहां तक मेरी बात समझ में आ गई सबको? यहां तक सबको मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? करीना, श्वेता, याचना, मानवी, कृष, अंश, क्लियर? डमी स्कूल, ठीक है, डमी स्कूल कर रहे हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है अंश, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म अपन समझेंगे, आप में से काफी लोगों ने सुन रखा होगा, जिसने नहीं सुन रखा है वो यहां समझेगा मेरे साथ। द टर्म इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। द टर्म इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ह्यूमंस जो हैं, ठीक है, या बहुत सारे मैमल्स जो हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है दैट द फूड इज ingested and digested inside the body with the help of enzymes. होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है फूड बॉडी के अंदर लिया जाता है, बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा प्रोसेस हो रहा है सो दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ह्यूमंस जो हैं वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, बिकॉज हम आंखों से देखकर फूड डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम फूड को बॉडी के अंदर ले जाकर डाइजेस्ट कर रहे हैं। सो व्हाट मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमंस आर फॉलोइंग इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहां तक बात समझ में आई? So there are basically 5 steps of Holozoic nutrition. There are 5 steps of Holozoic nutrition. First step है ingestion. Second है digestion. तीसरा है absorption. चौथा है assimilation. And fifth and the last step is egestion. ठीक है, so let us understand in terms का क्या मतलब है। केतकी आर एवरी, नहीं लो मानवी लास्ट स्लाइड देख लो। केतकी सारे ऑर्गेनिजम्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो नहीं करते हैं। आप सैप्रोफाइट्स के बारे में अगर जानते हो तो सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड और डिके के ऊपर फीड करते हैं और वो फूड को अपने बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो सैप्रोफाइट्स हो गए। होलोजोइक वाले जो है वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। सो हर ऑर्गेनिज्म का जो न्यूट्रिशन का मोड है वो अलग अलग है, ठीक है। नंबरिंग स्लाइड नहीं दिख रही है मानवी, इसका मतलब डन, ओके। अब इसका मतलब समझते हैं। इंजेशन का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड, ठीक है।
डाइजेशन का मतलब कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड टू सिंपलर अब्सॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड जो है उसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया सिंपलर अब्सॉर्बेबल फॉर्म में, उस फॉर्म में जिससे आपके बॉडी सेल्स उसे अब्सॉर्ब कर सकते हैं। अब्सॉर्प्शन, इट इज टेकन अप बाय ब्लड। जो फूड अब डाइजेस्ट हुआ है वो कहां चला जाएगा, हमारे ब्लड में चला जाएगा, जहां से वो हमारे बॉडी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। एसिमिलेशन वर्ड का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब है आपने जो भी खाना खाया है वो खाना जब अपनी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब आपका बॉडी का हर एक सेल उस ग्लूकोज को, उस न्यूट्रिएंट को किस तरीके से यूज करेगा, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। हो सकता है वो ग्रोथ के लिए यूज करे, हो सकता है वो रिपेयर के लिए यूज करे, हो सकता है वो नए बॉडी सेल्स बनाने के लिए काम में ले। तो एसिमिलेशन का मतलब होएगा यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक, इजेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, वो फूड जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई है उसका रिमूवल क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। सो दीज आर दी 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन: इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? रोहित, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम तो बना दूंगी, बट अननेसेसरी डायग्राम बनाने में ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, जिस दिन अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस दिन पक्का बनाऊंगी। ठीक है, ठीक, क्लियर है यहां तक? नाउ लेट अस टॉक ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल जो है उसकी फर्स्ट ओपनिंग को कहा जाता है माउथ। ध्यान से समझना, पहले लिख लो फिर डायग्राम। द बोर्ड इज विजिबल टू एवरीबडी? वेटेज, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पूरा वेटेज होता है ना? पूरा वेटेज मैंने आज ही 2019-2020 का क्वेश्चन पेपर देखा है। तो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन से एक क्वेश्चन आया था और यहाँ पे ह्यूमन हार्मोन से एक क्वेश्चन आया था। तो 2 क्वेश्चन हो गए। ह्यूमन फिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी, 3 क्वेश्चन्स थे। पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी से 3 क्वेश्चंस थे। एक और चीज में आप सारे एनएससीजेएस, मैं सारे एनएससीजेएस एस्पिरेंट्स को एक बात बताना चाहती हूँ। एनएससीजेएस ऐसा बोल देते हैं कि 9th और 10th का सिलेबस है तो चैप्टर वो तो कवर करने ही है, कुछ 11th के, कुछ 12th के, ऐसे हमने एक पैरामीटर बना लिया है कि हाँ यहीं से क्वेश्चन आएंगे। पर अब मान के चलो 1 या 2 क्वेश्चन एनएससीजेएस ऐसे डालती है जो बाउंसर होता ही होता है, जो आपको समझ नहीं आता कि ये कहां से आ गया। ठीक है, तो हम 20 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक, उस 20 में से कम 18 क्वेश्चन हमको श्योरली आ जाए, उतना हमको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो अगर किसी चैप्टर का वेटेज सिर्फ 1 क्वेश्चन का भी है ना, तो वो हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि हमारा वो 1 क्वेश्चन तो सिक्योर हो जाए। बाकी 2 क्वेश्चन अगर बाउंसर भी आ गए तो भी हम एट रिस्क नहीं रहेंगे अपने सिलेक्शन को लेकर। ठीक है, रोहित मैं डायग्राम दिखाऊंगी ना, मैं डायग्राम दिखाऊंगी और आप डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। और जहां जहां मुझे फील होगा मैं भी बनाती चली जाऊंगी। एक एक पार्ट को जब मैं लूंगी तो मैं डायग्राम बनाऊंगी। ठीक है, सो एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ द फर्स्ट ओपनिंग विच इज माउथ। माउथ लीड्स टू अ कैविटी। विजिबल है? मैं चेक करती हूं एक बार। इज इट विजिबल टू एवरीबडी? अच्छा, मैं इधर लिख देती हूं थोड़ा। आई राइट हियर। मैं सिखाऊंगी आपको रोहित, मैं सिखाऊंगी आपको। आपको जेनेटिक्स के क्रॉस करने भी नहीं आते थे ना,
रोहित जेनेटिक्स से क्रॉस करने आते थे क्या? नहीं आते थे ना, अब आ गए ना, हाँ या ना? रोहित, मेरा सवाल सीधे रोहित से है, रोहित जवाब दीजिए, क्या आपको जेनेटिक्स से क्रॉस करने पहले आते थे? नहीं, अब आ गए हैं? हाँ नहीं बोल रहा है रोहित। आई होप यहां विजिबल होगा। नहीं आते थे, अब आते हैं, अब आते हैं। माउथ लीड्स टू अ कैविटी दैट इज नोन एज ओरोफैरिंजियल it leads to a cavity which is called as oropharyngeal cavity, है ना रोहित? जैसे पहले क्रॉस बनाने नहीं आते थे, अब आ गए, वैसे ही अगर डायग्राम्स बनाने नहीं आते हैं तो लास्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट तक आते आते आपको सारे डायग्राम्स बनाने भी आ जाएंगे। मैं स्पेसिफिकली डायग्राम सिखाने के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगी, ठीक है? ठीक, ओके। अब इस ओरोफैरिंजियल कैविटी के अंदर तीन चीजें हैं, ओरल वेस्टिब्यूल, मैं स्लाइड चेंज कर दूंगी पर आप अपने रजिस्टर का पूरा एक पेज लेके इस पूरे चार्ट को बनाना, ठीक है? ओरोफैरिंजियल कैविटी, this is the mouth, it is entering into a cavity which is called as oropharyngeal cavity, जहां पर आप खाना डालते हो, ठीक है? सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसी में we will have buccal cavity which is also called as oral cavity। इस oral cavity के अंदर तीन चीजें हैं, पैलेट, टीथ, टंग। बस लिखते चले जाओ। विल इंक्लूड फैरिंग्स ऑल्सो हियर बिकॉज हमने ओरोफैरिंजियल कैविटी ले लिया, तो ओरोफैरिंजियल कैविटी का मतलब द बक्कल कैविटी एज वेल एज द फैरिंग्स। फैरिंग्स क्या होता है? फैरिंग्स वो कॉमन पाथवे है जिससे एयर भी एंटर करती है और जहां से फूड भी आपके एंटर करता है, दैट इज द कॉमन पाथवे, ठीक है? यहां तक आ गया। नाउ दिस pharynx opens into a long tube which is called as esophagus. Esophagus is also called as food pipe. Esophagus opens into stomach, esophagus opens into stomach. Stomach is divided into four parts: cardiac, fundus, body and पाइलोरस। यहां तक लिख लिया? यहां तक लिख लिया? रोहित, वैभवी, मानवी, करीना, क्रिश, यहां तक लिख लिया सबने? आगे चले, लिख लिया क्या? चलो, stomach opens into, this is visible, stomach opens into small intestine. Small intestine has three parts: duodenum, jejunum
ileum. Small intestine then opens into large intestine. Large intestine has further three parts: cecum, colon, rectum. This rectum then opens into anus through a canal which is called as anal canal. So this is your alimentary canal, beginning from the mouth, ending into anus. So mouth is the part through which the food is ingested and anus is the part where the food is digested. बाकी जो पूरी ट्यूब है वहां पर डिफरेंट जगह पर डिफरेंट चीजों का डाइजेशन होगा. कॉपी करिए इसे. Your alimentary canal is associated with certain digestive glands. These digestive glands will produce, the digestive gland produces enzymes which helps in the process of digestion. So various digestive glands are salivary glands, we have gastric glands, we have liver, we have pancreas, we also have intestinal glands. Large intestine is divided into cecum, colon, rectum. Cecum, colon and rectum. वैभवी फूड पाइप और विंड पाइप दो अलग ट्यूब्स होती हैं. देखो ये दिख रहा है आपको, ठीक है. दिस इज वन पाइप, दिस इज इन फ्रंट, दिस इज योर विंड पाइप. एक पाइप इसके पीछे होती है, ठीक है. मैं आपको साइडवेज दिखा रही हूं, ठीक है. तो एक आगे जो है वो विंड पाइप होती है और पीछे जो होती है वो फूड पाइप होती है. तो ये दोनों अलग अलग पाइप्स होती हैं, ये मिक्स नहीं होती. फूड और एयर का जो कॉमन पाथवे है वो फेरिंग्स होता है, ठीक है. डन अप टिल हियर. एक बार डायग्राम दिखा दूं. सो दिस इज द डायग्राम. सो हियर वी हैव द माउथ. Mouth opens into a cavity. This is called as your buccal cavity. इस buccal cavity के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट है जिसको अपन काफी डिटेल में पढ़ेंगे. One is palate, other is teeth, then we have tongue. Buccal cavity has salivary glands. Then we have pharynx, which is a common passage for both food and air. This is the long tube which is called as esophagus. Esophagus is also called as food pipe. This esophagus opens into this J-shaped structure here. This J-shaped structure here is called as the stomach. Stomach has four parts: cardiac, body, fundus and pylorus, right? Stomach opens into the longest part of your alimentary canal, which is small intestine. सबसे लंबी होने के बाद भी बेचारी को स्मॉल इंटेस्टाइन ही कहा जाता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल का. स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल का जहां पर मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड होने के साथ साथ मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी होता है. क्या यहां तक बात समझ में आ गई?
क्लियर? सो दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज हाईली कॉइल्ड. ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कुएं से आप रस्सी निकालते हो ना. मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ मेरे बच्चों को. जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, आप नीट का एग्जाम, मानवी बनाना है तो बना सकते हो बेटा, आप नीट का एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आप 3rd ईयर में एक पोस्टिंग में जाओगे जिसका नाम होता है सर्जरी. तो वहां पर आप सर्जरीज होते हुए देखते हो, है ना, आप सर्जरीज होते हुए देखते हो. तो एक बार हम भी गए थे वहां पर, इंटेस्टाइन में किसी को इंजरी हो गई थी तो उसकी सर्जरी हुई. तो ऐसे कटवट लगा, सारा स्किन, फेशियल, सारे पार्ट्स हटे, फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचे. तो स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल रस्सी जैसे, छोटी सी जगह में रस्सी को गुचड़ मुचड़ करके रख देते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही होती है. तो उसको इंजरी जो थी ना वो काफी डीप थी. तो डॉक्टर ने ऐसे यूं 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 करके पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर निकाली. आधी से ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर टेबल पे पड़ी थी. ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे अपन कुएं से रस्सी निकालते हैं ना, तो रस्सी ऐसे साइड में गिरती चली जाती है, बिल्कुल वैसे ही उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर आके पड़ी थी. और हम भी छोटे छोटे से थे तो हम सोच रहे थे कि डॉक्टर साहब ने रस्सी निकाल तो लिए, इसको अंदर सेट कैसे करेंगे. तो बिल्कुल छोटी सी जगह में बिल्कुल कॉइल्ड पड़ी हुई रहती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन. रेनू, how to prepare for NEET 2026? As there is no video regarding this in the whole YouTube, please help me, ma'am. Renu, the simple funda for preparing for NEET 24, 25, 26, 27, whatever NEET exam you are going to give, आपका सिंपल मूल मंत्र है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, समझनी है, पास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन करने हैं और किसी भी एमसीक्यू की किताब से क्वेश्चंस करते चले जाने हैं. ठीक है, इससे हो जाएगा. देन योर स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है, इसीलिए हम उसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं. बट अगर हम लेंथ के बारे में बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ सबसे ज्यादा है, वो लॉन्गेस्ट पार्ट है आपकी एलिमेंट्री कैनाल का. ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन, फाइनली रेक्टम. रेक्टम ओपन होता है एनस में. एनस से फूड का क्या हो जाता है, फूड का हो जाता है इजेशन. ठीक, नाउ दिस एलिमेंट्री कैनाल इज एसोसिएटेड विद ग्लैंड्स, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड ये रहा. दिस इज द लिवर. लिवर इज एसोसिएटेड विद गॉल ब्लैडर, जिसको अपन पढ़ेंगे पैनक्रियास. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपको स्टमक में देखने के लिए मिलेंगे और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आपको इंटेस्टाइन, स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने के लिए मिलेंगे. यहां तक बात समझ में आ गई, सब कुछ क्लियर है. मानवी डायग्राम बनाना तो पड़ेगा. ठीक है, ये सारे पार्ट्स लिख लिए. होलोजोइक न्यूट्रिशन, दीज आर दी पार्ट्स. ओके, सो वील नाउ स्टार्ट विथ श्रेयांश ने क्लियर क्लियर क्लियर. अपेंडिक्स क्या होता है बेटा, जब लार्ज इंटेस्टाइन पे आएंगे तब पढ़ेंगे. अभी के लिए इतना समझ लो, अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स है ह्यूमंस के केस में, और जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वहां पर सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है. ठीक है, ठीक समझ में आ गया. तो आजकल दिवाली कम मना रहे हो आप लोग, मजा नहीं आ रहा मुझे. कम दिवाली बनती है चैट बॉक्स में. ठीक है, सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज माउथ. माउथ पढ़ेंगे, ओरोफैरिंजियल कैविटी पढ़ेंगे और एक एक पार्ट को फिर अपन करते चले जाएंगे. ठीक है, नव्या को समझ में आ गया. रोहित, पर्सनल क्वेश्चन, हाँ, कि क्या मैं प्रैक्टिस करती हूँ? नहीं, अब मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ. मैं लास्ट 11 ईयर्स से टीचिंग ही कर रही हूँ, तो पढ़ाने के बाद उतना टाइम मिलता नहीं है कि प्रैक्टिस कर सकूं. बट हाँ, लोकल आसपास के जो लोग आते हैं उनको डेफिनेटली मैं दवाई प्रिस्क्राइब कर देती हूँ. ठीक है, माउथ नोट्स बनाते चले जाएंगे साथ के साथ. It is a transverse slit-like opening. It is a transverse slit-like opening through which food is ingested. ठीक है, अंश क्या बनाया है ये, बर्गर वर्गर?
मन गई दिवाली, दिवाली मनी है कि आग लगी है? हेलो अल्फा मेल, ठीक। सो माउथ क्या है? माउथ इज अ ट्रांसवर्स स्लिट लाइक ओपनिंग थ्रू विच द फूड इज इंजेस्टेड। अगर अपन यहां इसको देखें तो माउथ एक ऐसा स्लिट लाइक ओपनिंग जैसा है, ठीक है, थ्रू विच द फूड इज इंजेस्टेड, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, opening of mouth is guarded by opening of mouth is guarded by a pair of lips। आपका माउथ क्या है? ये ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज माउथ, बट इस ओपनिंग को गार्ड करने के लिए आपके पास क्या है? यू हैव अ पेयर ऑफ लिप्स। एक है अपर लिप और दूसरा है लोअर लिप। भगवान ने तो लिप्स माउथ को गार्ड करने के लिए बनाए थे, मुझे नहीं पता अब फीमेल्स इसको, है ना। चलो, लेट अस नॉट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक, ठीक। सो ओपनिंग ऑफ माउथ इज गार्डेड बाय पेयर ऑफ लिप्स। वी हैव वन अपर लिप एंड वन वी हैव लोअर लिप। ये अपर और लोअर लिप जो है ये आपकी माउथ की ओपनिंग को क्या करते हैं? गार्ड कर रखते हैं। और हमारे पास एक अपर लिप है और एक लोअर लिप है। अब इस माउथ के सराउंडिंग यहां ध्यान से देखेंगे, ये लिप्स हो गए, ठीक है। यहां पर या माउथ के चारों तरफ, इस तरफ यहां पर एक मसल प्रेजेंट है। दिस मसल इज कॉल्ड एज orbicularis oris। अ मसल इज प्रेजेंट सराउंडिंग द माउथ। यहां पर इस तरफ एक मसल प्रेजेंट है एंड द नेम ऑफ द मसल इज orbicularis oris। और ये orbicularis oris मसल जो है ये हमारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो अ मसल इज प्रेजेंट सराउंडिंग द माउथ and that is called as orbicularis oris। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत है? एनी डाउट अप टिल हियर? कोई सा भी डाउट? एक पॉइंट और यहीं ऐड कर लेंगे। outer part of lips have outer parts of lips have sebaceous glands, whereas inner side of lips have सीरस ग्लैंड। हमारे लिप्स का जो आउटर एरिया है यहां पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है और वो ग्लैंड्स ऑयली स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं और उन ग्लैंड्स को हम सिबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं। वेराज लिप्स का जो इनर पार्ट है वहां पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है जो वाटरी लिक्विड प्रोड्यूस करता है एंड दैट इज कॉल्ड एज सीरस ग्लैंड। तो सीरस ग्लैंड प्रोड्यूस करता है वाटरी सब्सटेंस, वेराज सिबेशियस ग्लैंड जो है ये प्रोड्यूस करता है ऑयली सब्सटेंस। यहां तक क्लियर है? Orbicularis oris, your mouth is surrounded by muscles. The name of the muscle is orbicularis oris। ये मसल जहां पर भी होगी वहां पर क्या होगा? वहां पर मूवमेंट होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर मानवी, रोहित, श्वेता? श्वेता क्लियर है? गुड़िया है साथ में? नव्या को क्लियर है? मानवी क्लियर? ओके। नाउ mouth leads to a cavity. The name of the cavity is oropharyngeal cavity। इसके दो पार्ट्स हैं,
एक हो गया इसका ओरल पार्ट और एक हो गया इसका फैरिंग्स वाला पार्ट. सो वील स्टार्ट विद द ओरल पार्ट. ओरल पार्ट में सबसे पहली चीज जो एनसीईआरटी डिस्कस करती है दैट इज ओरल वेस्टिब्यूल. ओरल वेस्टिब्यूल. ओरल वेस्टिब्यूल क्या होता है? सब खाना खाते है ना, खाना खाते, खाना वाना खाने के बाद हाथ वाथ धोने के बाद, है ना, क्योंकि हम ओरल रिंस तो करते ही नहीं है. थोड़ी देर बाद आपको ऐसे, आप जीव ऐसे करते हो, ऊपर ऐसे ऐसे करते हो, है ना. तो वो एरिया जहां पर आप अपनी टंग रोल कर रहे हो that area is called as oral vestibule. Oral vestibule is the space between your cheeks and the jaw. मतलब जो अंदर टीथ है, टीथ और चीक के बीच में ये जो एक जगह है, that space is called as oral vestibule. अगर आपने पुराने लोगों को देखा है या आपने कभी बस में ट्रैवल किया है, ट्रेन में ट्रैवल किया है, तो लोग बाग ऐसे ऐसे करके वैसे कुछ बनाते हैं टबैको और उसको साइड में इंसर्ट कर लेते हैं. डिस्क्लेमर, च्यूइंग ऑफ टबैको, कंज्यूमिंग टबैको इन एनी फॉर्म इज इंजीरियस टू हेल्थ. आपको उन सब लोगों को डिस्करेज करना चाहिए जो टबैको को किसी भी फॉर्म में यूज करते हैं. मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूं कि जो लोग टबैको कंज्यूम करते हैं वो ऐसे ऐसे कुछ घिसकर उसका रोल बनाकर अपने टीथ और चीक के बीच में डाल देते हैं. तो वो जो एक खाली जगह है आपकी बकल कैविटी में, दैट इज कॉल्ड एज ओरल वेस्टिब्यूल. हाँ, श्रेयांश बता रहा है मुझे उसका नाम ठीक है श्रेयांश, हाउ डू यू नो? बट टेकिंग, कंज्यूमिंग tobacco in any form is injurious to health. One should not use tobacco at all. Neither you should promote it. और अगर आप किसी को देखते हो तो आपको उसे राइट गाइड करके उसको डिस्करेज करना चाहिए फॉर यूजिंग टबैको. अच्छा, रोहित बता रहा है बहुत फेमस है. ठीक है, लिख लोगे क्या? नोट्स बनाऊं मैं इसको? द स्पेस और द गैप बिटवीन मानवी, क्या बना दूं मैं? क्या बना दूं? The space or the gap between gums and cheek is called as oral vestibule, buccal vestibule. ये वो एरिया है, नाजिल हाई, वो एरिया है जहां पर ऐसे करके खाना जो फंस जाता है, स्पेसिफिकली छोटे छोटे रोटी के पार्टिकल्स, खिचड़ी, दाल, चावल, यहीं जाके फंसता है, फिर बैठे बैठे आप उसको निकालते रहते हो. दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ओरल वेस्टिब्यूल. ठीक है, नोट्स हो गए यहां तक के? Next we'll talk of is oral cavity. ठीक है, oral cavity which is also called as buccal cavity. ये वो मेन एरिया है जहां पर आप खाने को हाथ से तोड़कर मुंह के अंदर डालते हो तो फूड जिस पार्ट में सबसे पहले जाता है, दैट एरिया, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी. ठीक है, यहां तक क्लियर है? इस ओरल कैविटी के अंदर तीन चीजें पढ़ेंगे: पैलेट, टीथ, टंग. हाँ, ओरल कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज बक्कल कैविटी. लो फी बीट. नाजिल मैम, क्या कंप्लीट होगा अगर मैं आज से स्टार्ट करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल खत्म होगा. क्यों नहीं खत्म होगा? धीरे 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 बस पढ़ते चले जाओ. मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, मैंने नहीं लिखी है बट मैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, है ना. एक बहुत फेमस वेब सीरीज थी, नाम नहीं लूंगी, आप सब जानते होंगे. मैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ कि ज्ञान तो किसी भी चीज का 100% नहीं मिल सकता, तो जो जितना जहां से मिल रहा है बस ले लो और बस पढ़ते चले जाओ. टेंशन मत करो आगे क्या होगा पीछे क्या होगा. आज जो कर पा रहे हो ना, बस आज करो.
कल क्या होगा उसके बारे में मत सोचो, आज जो कर पा सकते हो उसके बारे में सोचो, कल जो आप नहीं कर पाए उसके बारे में पछताना नहीं है, कल क्या कर पाओगे उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ आज है आपके पास, बस उस आज में अपनी जान लगा दो, पूरी मेहनत कर दो, बाकी सारी चीजें अपने आप सही होती चली जाएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैंने बताया था कोई सी भी बुक जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज मिल जाए, फिंगर टिप्स है, और कोई सी भी बुक, मतलब मैं किसी बुक को सपोर्ट नहीं कर रही, मना नहीं कर रही, जिस बुक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आप करो, पर हाँ आपको एनएससी जेएस के पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करने हैं, ये मैंडेटरी है। ठीक है, ठीक, सो वील स्टार्ट विथ पैलेट। आप कश्मीर से हैं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चंक्स थ्योरी के लिए एनसीईआरटी प्लस मेरे नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की और जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पैलेट। अब बक्कल कैविटी को अपन एक रूम इमेजिन करते हैं, दैट बक्कल कैविटी इज अ रूम। अब अगर कोई रूम है तो आप एक रूम में बैठे हैं, ऊपर देखिए, रूम में क्या मिलेगी आपको, छत मिलेगी, है ना, रूम के अंदर आपको क्या मिलेगी, छत मिलेगी। तो अगर बक्कल कैविटी एक रूम है, ओरल कैविटी एक रूम है, तो उस रूम की रूफ को कौन बना रहा है, उस रूम की रूफ को बना रहा है पैलेट। सो इट forms the roof of the बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की छत को बना रहा है पैलेट। क्या ये बात यहां पर क्लियर है, बात समझ में आ गई? अच्छा ऐसा है क्या, पीवाईक्यू की बुक आईपीटी बुक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोग, है ना, मुझे थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेन हो रहा है, मुझे टाइम दीजिए, है ना, अभी तो अपना इतना सारा सिलेबस हुआ भी नहीं है कि आप बहुत सारे पीवाईक्यूज कर पाओ। मैं आपको वो पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी, जस्ट गिव मी सम टाइम, और सम टाइम का मतलब है मुझे 1 वीक 2 वीक लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? श्यांश में सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, चैप्टर के एंड पे, कई बार चैप्टर के इन बिटवीन भी काफी सारे क्वेश्चंस करवा रही हूं, और वो सब पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको भेज रही हूं। रही बात ईएलपीज की, ईएलपीज मुझे बनानी है, माय बैड, मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट आप मेरे पे विश्वास रखिए, मैं धीरे धीरे आपको सारी ईएलपीज भी प्रोवाइड कराऊंगी। बट अब तक जितने मैंने चैप्टर्स करवा दिए, सेल डिवीजन, जेनेटिक्स, ये 3 चीजें जो मैंने आपको करवा दी हैं, इन सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आपको क्लास में करवाए हैं, और उन सबके पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं, और अगर नहीं मिले हैं तो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, हाँ मैं करवा दूंगी, इतना टाइम, हाँ ठीक है, थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, मैं जरूर करवाऊंगी। 11th एनसीईआरटी कवर हो रही है, और 11th एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी अपन पढ़ रहे हैं नाजिल। ठीक है, इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। पैलेट खुद डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, one is hard palate and the other is soft palate। पैलेट खुद डिवाइडेड है, छत जो हमारे घर की छत है, हमारे रूम की जो छत है, वो खुद 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, वन इज हार्ड पैलेट एंड द अदर इज सॉफ्ट पैलेट। आगे की तरफ जो फील होता है वो हार्ड पैलेट है, और पीछे की तरफ जो प्रेजेंट है वो सॉफ्ट पैलेट है। अब यहां पर समझो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे हार्ड पैलेट से। हार्ड पैलेट इज हार्ड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ बोन्स। ये बोन्स का बना हुआ है, और 2 टाइप की बोन्स है इसके अंदर, मैक्सिला बोन एंड पैलेटाइन बोन। सब अपनी टंग
सबके पास टंग है ना, मम्मी बोलती है जबान बहुत लंबी है, तो उस जबान को यूज करिए और ऐसे फील करिए, ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए, ऐसे करिए, जैसे छोटे बच्चे को खिलाते हैं तो करते हैं, ऐसे करिए, तो आपको एक हार्ड बोन लाइक स्ट्रक्चर फील होगा, एंड दैट हार्ड बोन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हार्ड पैलेट। और ये हार्ड पैलेट जो है, ये हार्ड इसीलिए है, ये सख्त इसीलिए है क्योंकि ये बोन से बना हुआ है। और कौन सी बोन से बना हुआ है? ये मैक्सिलरी और पैलेटाइन बोन से बना हुआ है। ठीक है, तीनों मेरे बैकलॉग में है, धीरे धीरे कवर हो जाएंगे, धीरे धीरे एक एक डेढ़ घंटा करके फटाफट फटाफट सुनो, कवर हो जाएगा। ठीक, नाजिल, यू आर मोर देन वेलकम बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ईटन रसगुल्ला? किस किसने रसगुल्ला खाया है? फटाफट से मुझे थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में कि मैम हम सबने रसगुल्ला खाया है, फटाफट। हाँ, और बस इतने ही लोगों ने खाया है? बस 5 बच्चों ने, 11 बच्चे क्लास चार्ट में हैं, 5 बच्चों ने रसगुल्ला खाया है। वेरी गुड। ठीक है, सबने खाया है ना? तो रसगुल्ला जब खाते हैं, है ना, जब रसगुल्ला खाते हैं तो रसगुल्ले को खाने का एक तरीका है ना? कटोरी चम्मच से तोड़ तोड़ के रसगुल्ला खाने का कोई आनंद नहीं आता, है ना? सो हाउ डू यू ईट अ रसगुल्ला? एक बोल में बढ़िया चाशनी है, उसके अंदर बड़े बड़े ठंडे ठंडे व्हाइट रसगुल्ले डिप्ड है। आप आए पढ़ के थके हारे, हाथ धोए, है ना, या बिना हाथ धोए भी हाथ बोल में डाला, ऐसे रसगुल्ला निकाला, अच्छे से निचोड़ा और पूरा रसगुल्ला अपने मुंह में डाल लिया। ये एक बहुत ही नॉर्मल तरीका है। दिस इज द एग्जैक्ट वे हाउ यू एंजॉय योर रसगुल्ला, है ना? सोफिस्टिकेटेड बोल में डाल के ऐसे बाइट बाइट खा के रसगुल्ले खाने का कोई आनंद नहीं है ना? रसगुल्ला तो पूरा एक साथ बोल से निकाल के हल्का सा निचोड़ के पूरा मुंह में डालने पर ही आनंद आता है। हाँ या ना? हाँ या ना? ऐसे ही मजा आता है ना? पूरा रसगुल्ला निकाला, निचोड़ा और मुंह में। आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा पूरा रसगुल्ला आप मुंह में डाल लेते हो, पर वो रसगुल्ला आपके मुंह में रहता है, इट स्टेज इन योर माउथ, इट स्टेज टिल द टाइम यू प्रॉपरली च्यू इट। वो कभी भी आपके मुंह से स्लिप नहीं होता ना? शादी में तो ऐसे खाना पड़ता है सोफिस्टिकेटेड, है ना? बट आपके मुंह में वो रसगुल्ला स्लिप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब अपनी टंग का वापस से यूज करो, है ना? और आपका जब आपने किया तो उसके जस्ट आगे, ठीक है, फील करके देखो, आपको कुछ ऐसी इरेगुलरिटीज फील होंगी, इस तरीके की। फील करो, फील करो। दांत है ना, ये जो आपके आगे वाले दांत, इसके जस्ट पीछे टंग से फील करो, पैलेट पे आपको कुछ इरेगुलरिटीज फील होंगी। इरेगुलरिटीज फील हुई? These irregularities are called as रूगे और रगे। इनको क्या बोलते हैं? ये irregularities जो आपके हार्ड पैलेट पर प्रेजेंट है, इन irregularities को आप रूगे या रगे बोलते हो। और ये रूगे या रगे प्रिवेंट्स द स्लिपिंग ऑफ फूड, ये फूड को स्लिप होने से प्रिवेंट करते हैं, होल्ड कर रखते हैं, ताकि आप फूड को प्रॉपरली क्या कर सको, फूड को प्रॉपरली च्यू कर सको। क्या ये बात समझ में आई? तो मैंने यहाँ नोट्स लिख दिए हैं। व्हाट आर रगे? रगे आर स्मॉल इरेगुलरिटीज प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ड पैलेट, इट प्रिवेंट्स द स्लिपिंग ऑफ फूड। ये फूड को स्लिप होने से प्रिवेंट करते हैं,
फूड को आपके माउथ में होल्ड कर कर रखते हैं। मानवी को समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर? ठीक है, इसी में एक पॉइंट थोड़ा सा और ऐड करेंगे, या दूसरे पेन से लिख रही हूं मैं, आई होप आपको विजिबल है। These rugae are well developed. They are well developed in they are very well developed in carnivorous animals. नहीं बेटा, इंटीरियर नहीं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आप समझ के रखो। एंटीरियर का मतलब होता है आगे, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे, लैटरल का मतलब होता है साइड में। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको बायोलॉजी में समझनी पड़ेंगी, ठीक है। एंटीरियर का मतलब आगे, तो अगर मैं बोलूं माउथ इज अ एंटीरियर ओपनिंग और पोस्टीरियर ओपनिंग, तो माउथ एंटीरियर ओपनिंग है, एनस इज अ पोस्टीरियर ओपनिंग, ठीक है। ठीक, क्लियर? आगे चलें, सॉफ्ट पैलेट और पढ़ा दूं एक। क्रिश क्लियर है? सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। पैलेट का पोस्टीरियर हिस्सा, पैलेट का पीछे का हिस्सा जो है वो सॉफ्ट है ना। पेन ले लो, पेन को अगर मुंह में डालोगे और पीछे तक अगर थोड़ा ले जाओगे, या फिंगर को अगर मुंह में लेकर जाओगे और थोड़ा सा पीछे तक लेकर चले जाओगे, तो आपको वॉमिट आना स्टार्ट होगी, आपको एक गैग रिफ्लेक्स आने लगेगा, है ना, आपको एक अजीब फीलिंग आएगी। तो जिस पॉइंट से आपको ये वॉमिट जैसी फीलिंग आने लग जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट इज द posterior part of palate. It does not consists of bone. ये सॉफ्ट है क्योंकि ये बोन का बना हुआ नहीं है, ठीक है। सो इट इज सॉफ्ट बिकॉज इट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन, ठीक। अब मेरी क्लास के बाद, क्लास के ड्यूरेशन में मत करना, क्लास के बाद सब जाकर शीशे के सामने अपना मुंह खोलना, ऐसे आ, है ना, और आ बोलना। तो जब ऐसे आ करके बोलोगे ना, तो आपको इस तरीके का एक हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। आपको आपके सॉफ्ट पैलेट में पीछे की तरफ एक हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। दिस हैंगिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वेलम पैलेटाई और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूवुला, ठीक। तो सॉफ्ट पैलेट में पीछे की तरफ आपको एक हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, एक बेल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। दिस हैंगिंग स्ट्रक्चर और बेल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूवुला और वेलम पैलेटाई। आप खुद के मुंह में अगर अच्छे से शीशे में ना देख पाओ, तो अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन या मम्मी पापा का मुंह खुलवाकर डॉक्टर साहब वाली फीलिंग लेना, टॉर्च लेकर जाना और टॉर्च मारकर बोलना, बोलो आ, तो आपको ये हैंगिंग स्ट्रक्चर वाइब्रेट होता हुआ दिखेगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज वेलम पैलेटाई और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूवुला। यहां तक बात समझ में आ गई? यस मानवी, इस एरिया में टॉन्सिल्स होते हैं, वेरी गुड। यहां तक बात क्लियर है? नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस वेलम पैलेटाई और यूवुला? अब ध्यान से समझो, मैं एक बार थोड़ा छोटा सा डायग्राम बनाती हूं, ठीक है। सो दिस इज योर हार्ड पैलेट, दिस रीजन इज अ सॉफ्ट पैलेट, और यहां पर ये यूवुला प्रेजेंट है, राइट। दिस इज योर नॉस्ट्रिल एंड दिस इज योर नेजल कैविटी, दिस इज योर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, और यहां पर आपके इंटरनल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, यहां पर आपके इंटरनल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल नेयर्स, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझो, हमारी बॉडी बनी ही इस तरीके से है कि फूड जो है
वो नॉर्मली या नेचुरली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता ही नहीं है। हर एरिया पर एक प्रोटेक्शन प्रेजेंट है जिसकी मदद से फूड जो है वो आपके विंड पाइप एरिया में, आपके रेस्पिरेटरी पैसेज वाले एरिया में जाता ही नहीं है। सबसे पहले आपने खाना मुंह में डाला, यहां पर आपकी नेजल कैविटी है, यहां आपकी बक्कल कैविटी है। तो बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी के बीच में कौन प्रेजेंट है? सबसे पहले पैलेट प्रेजेंट है। तो पैलेट आपकी फूड की और एयर की मिक्सिंग को होने ही नहीं देगा। क्लियर बात? अब आपका खाना जब पीछे की तरफ जा रहा है, जब आप उसे निगलने की तैयारी में हो, जब आप उसे स्वॉलो करोगे, तो जब आप फूड को स्वॉलो करोगे तब फूड एक बॉल के जैसे जाएगा और इस वेलम पैलेटाई को धक्का मारेगा, इस वेलम पैलेटाई को पुश करेगा और इस पुशिंग एक्शन की वजह से ये वेलम पैलेटाई आपके इंटरनल नेयर को बंद कर देगा। ये वेलम पैलेटाई ऐसा है, ध्यान से समझो, ठीक है? ये आपका हार्ड पैलेट है, ये आपकी नेजल कैविटी है, ये आपकी बक्कल कैविटी है, ये आपका ये आपका वेलम पैलेटाई है, ठीक? अब खाना यहां से आया, खाने ने इसको धक्का मारा, ये ऐसे गया और खाना नीचे चला गया। तो ये वेलम पैलेटाई ने आपकी नेजल कैविटी को बंद कर दिया और आपका फूड जो है वो नीचे की तरफ मूव हो गया। तो ये एक सेकेंड लाइन है जिसने आपका फूड जो है वो आपके विंड पाइप, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही खाना अंदर की तरफ मूव होता है वो वेलम पैलेटाई को धक्का मारता है और इस पुशिंग एक्शन की वजह से वेलम पैलेटाई ऊपर जाता है। ऊपर जाने की वजह से आपका ये जो पूरा नेजल चेंबर है ये बंद हो जाएगा और फूड जो है ये नीचे की डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? श्रेयांश समझ में आया या एक और बार समझाऊं? मैं नोट्स लिख देती हूं, फिर अगर समझ में नहीं आया है तो आई विल रिपीट इट वन मोर टाइम, ठीक है? Velum palatii closes the internal nares during swallowing of food so that the food does not enter the नेजल चेंबर। क्लियर हो गया श्रेयांश? एक बार बता दो, अगर डाउट है तो मैं रिपीट कर दूंगी। ओके, एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूं। क्रिश, कभी कभी खाना नाक से बाहर आ जाता है। देखो, बॉडी का नेचुरल फिनोमिना है खाने को अंदर लेकर जाना। ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स खाना वापस से वॉमिट के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ये है कि खाना खाते वक्त खाना आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाएगा, पर जब खाना उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है तो देयर आर चांसेस कि फूड जो है वो आपकी नोज में चला जाए। ठीक, श्रेयांश एक और बार समझेंगे। दिस इज योर हार्ड पैलेट, इज इट विजिबल? दिस हैंड इज द हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट के ऊपर ये आपका नेजल चेंबर है, ये आपका बक्कल कैविटी है। ठीक है, खाना यहां से आया, दिस इज द माउथ, दिस इज द नोज, दिस इज द माउथ। खाना यहां से आया, आपके टीथ ने खाने को च्यू करा, खाना च्यू होने के बाद एक बॉल में कन्वर्ट हो गया है। अब ये बॉल जो है ये आगे की तरफ जाएगी, टंग धक्का मारेगी और ये बॉल जो है आगे की तरफ जाएगी। जैसे जैसे ये जाएगी इट विल पुश द वेलम पैलेटाई, वेलम पैलेटाई को पुश करेगी और वेलम पैलेटाई ऐसे ऊपर चला जाएगा और खाना नीचे चला जाएगा। तो वेलम पैलेटाई जैसे ही ऊपर गया तो इसने आपकी नेजल चेंबर को, आपकी नेजल कैविटी को बंद कर दिया और फूड जो है वो नीचे की डायरेक्शन में चला गया। तो इस मूवमेंट ऑफ वेलम पैलेटाई की वजह से फूड जो है वो आपके रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर नहीं जाता। श्रेयांश, इज दिस क्लियर? रोहित, क्या पूछ रहे हो आप? मैम, वाई समटाइम्स फूड कम आउटसाइड फ्रॉम माउथ? खाना कैसे आएगा?
फूड मतलब माउथ के बाहर खाना कैसे आएगा, या तो थ्रू वॉमिट आएगा या फिर आपने मुंह के अंदर खाना इतना ज्यादा स्टफ कर लिया है कि उसको स्वॉलो करना डिफिकल्ट हो रहा है, इसीलिए खाना जो है वो मुंह के बाहर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। श्रेयांश, एपिग्लॉटिस अभी और नीचे आएगा, जब अपन ईसोफेगस और ट्रेकिया पे पहुंचेंगे तब वहां पर एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस का कंसेप्ट आएगा, अभी ये कंसेप्ट यहां पर नहीं लगेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट है? इसका मतलब वेलम पैलेट है खाने को ऊपर जाने, बिल्कुल खाने को ऊपर जाने से रोकता है, साथ साथ में खाने को आपकी जो नेजल चेंबर वाला पार्ट है उसमें जाने से भी रोकता है। वॉमिट क्यों आती है? वॉमिट के बहुत सारे रीजन है बेटा, है ना। आपने अगर सड़ा हुआ खाना खा लिया है, ऐसा खाना जो स्पॉइल्ड फूड था तो वॉमिट आएगी, ओवर ईटिंग कर ली है तो वॉमिट आएगी, अगर गोल गोल रास्तों पे अपन पहाड़ पर चल रहे हैं तो मोशन सिकनेस की वजह से वॉमिट आएगी। तो बहुत सारे रीजन है वॉमिट के। तो ठीक है, ठीक। अब यहां पर सॉफ्ट पैलेट इज एसोसिएटेड विद लार्ज टॉन्सिल्स विच इज कॉल्ड एज पैलेटाइन टॉन्सिल। ये पॉइंट लिख लो बस, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट इज एसोसिएटेड सॉफ्ट पैलेट जो है वो एसोसिएटेड है विद टॉन्सिल्स विच इज कॉल्ड एज पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेटाइन टॉन्सिल के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास से बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरा, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे अबाउट टंग, टीथ, ईसोफेगस, स्टमक। इन 4 पार्ट्स के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जिसके पास ओल्ड 11th एनसीईआरटी है आप आराम से पढ़ना, जिसके पास न्यू 11th एनसीईआरटी है आप ऑनलाइन पुरानी बुक से रीड कर लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, नीचे से ऊपर फूड अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे मूव करता है? प्रेशर की वजह से। आप सबने ये फील किया होगा, आप ऐसे थोड़ा अनईजी लगने लगता है ना, जी मिचलाने लगता है, ऐसे अजीब अजीब लगता है, फिर आप मम्मी को बोलते हो, मम्मी खाना लेकर आती है तो आप मम्मी को बोलते हैं मम्मी खाने का मन नहीं है, वॉमिट आएगी, है ना। तो वॉमिट की सेंसेशंस होने लगती है, फिर आप भाग कर जाते हो, फिर ऐसे ऐसे करते हो पर वॉमिट नहीं आती है, फिर अचानक से वॉमिट आ जाती है। तो जब वॉमिट आती है अगेंस्ट द ग्रेविटी तो आप सोचो कितना प्रेशर जनरेट हुआ है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी वो चीज मूव कर कर बाहर निकल रही है। तो दैट कंसेप्ट इज प्रेशर। मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, इतनी स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्शन होता है कि वो फूड को रिवर्स डायरेक्शन में भेज देती है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वॉमिटिंग। ठीक है, 11th एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है बेटा, पर 11th एनसीईआरटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार लिख देती हूं नेक्स्ट क्लास के लिए आपको क्या क्या पढ़कर आना है। आपको पढ़कर आना है टंग, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे टंग, टीथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक। इतना तो अपन डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन करेंगे। ठीक है, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट, लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, स्टडी इट वन मोर टाइम, दोबारा से पूरे लेक्चर को देखना। कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। मैं सारे मैसेजेस पढ़ती हूं और मैं 100% मैसेजेस पे रिप्लाई भी करती हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्लाइड। सो वी विल मीट in the next class and we'll talk of all these things in detail. ये लो श्रेयांश, फर्स्ट स्लाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।